आप देख रहे हैं जौहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल की तैयारी को लेकर पसीना तो बहा रहे हैं, साथ ही वे इन दिनों किसान की भूमिका में भी हैं। महेंद्र सिंह धोनी रांची में इन दिनों अपने फार्म हाउस में तरबूज और पपीते की ऑर्गेनिक विधि से खेती कर रहे हैं। इसके लिए धोनी ने कल पूजा की और साथ ही खेत में तरबूज और पपीते के बीज भी डाले। क्रिकेटर से किसान बने धोनी का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वैसे महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए रांची के जेएससीए स्टेडियम में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही फिटनेस के लिए वे जिम में लगातार पसीना बहा रहे हैं। आपको बताएं कि धोनी जब भी रांची में होते हैं अपने दोस्तों के साथ झारखंड की वादियों का लुत्फ उठाने निकल जाते हैं। बुधवार को भी ऐसा ही हुआ। धोनी अपने कुछ दोस्तों के साथ पतरातू घाटी निकल गए और आपको बताएं कि इस दौरान धोनी खुद गाड़ी चला रहे थे। तो क्रिकेटर से किसान बने धोनी और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब धोनी अपने कुछ दोस्तों के साथ पतरातू की तरफ निकले और खूब मस्ती की है। ये उनके पुराने दोस्त हैं जो क्रिकेटर बनने से पहले कह सकते हैं कि जब उन्होंने खेल की शुरुआत की थी तब से लेकर वही दोस्त आज भी बरकरार है, दोस्ती बरकरार है। आपने रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट बल्ले से चौके छक्के जड़ते हुए देखा होगा, लेकिन यह पहली बार है जब महेंद्र सिंह धोनी फार्मिंग करते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपने फेसबुक आईडी पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्शन में लिखा है कि वो अपने फार्म हाउस में ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कर रहे हैं। जिस फार्म हाउस में धोनी रहते हैं हम उसके बाहर ही खड़े हैं और इसी फार्म हाउस में उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की है। बता दें कि पपीते और खरबूजे की ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की है। ये पहली बार है जब महेंद्र सिंह धोनी इस अवतार में दिखाई दे रहे हैं जहां वो अपने ही फार्म हाउस में फार्मिंग करते दिख रहे हैं। बता दें कि अगले ही महीने से आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी रांची पहुंच गए हैं और लगातार जेएससीए स्टेडियम में पसीना बहा रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। 12 बजे के आसपास वो फ़ोन करके हमें पूछे कहाँ पे हो, तो मैं अपने रेस्टोरेंट में था। तो मैं ठीक है वहीं रुको, बोले एकदम से बिल्कुल आ गए वो और आ गए तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, तो चलिए चलते हैं। फिर हम लोग गए ऐसे आउटिंग पूरा, उनके पास भी फ्री टाइम था तो हम लोग इधर से किदरी होते हुए रिंग रोड पकड़ के पिठोरिया होते हुए फिर हम लोग पतरातू वैली की तरफ ऐसे घूमते गए। रास्ते में कहीं मन गया तो रुकते गए और वो पुराने बातों को अपने कह रहे थे कि हम उस टाइम जाते थे तो ये ऐसा था वैसा था। रांची काफ़ी बदल गया है, काफ़ी डेवलप हो रहा है, यही सब। अभी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और अभी वाटरमेलन उस पर वो लगाए हैं और 1-2 महीने के बाद से वो शुरू हो जाएगा। वो इंटरेस्ट काफ़ी पूरा मतलब काफ़ी दिनों से था उनका, ऐसा लगता है, और वो कुछ दिनों से उस पर काम कर रहे थे और कुछ दिन से यही है अभी रांची में और उसी पे फोकस किए थे। उसके बाद ये अभी तरबूज बोलते हैं, तरबूज की खेती कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो पपीता का भी करेंगे उस पर। ये सैम्बो के पास है, सैम्बो कैंप है ना सीआरपीएफ, वहीं पे। और रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स भेजे जाने को लेकर राज फैसला होना है। लालू प्रसाद की स्वास्थ्य जांच के लिए रिम्स प्रबंधन ने 8 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया है, जिसमें रिम्स के 8 विभागों के एचओडी शामिल हैं। मेडिकल बोर्ड आज इलाज की पूरी रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। समीक्षा के दौरान अगर बोर्ड को लगा कि उन्हें दिल्ली एम्स भेजा जा सकता है तो उन्हें रेफर करने के लिए अपनी रिपोर्ट रिम्स प्रबंधन को सौंपेगा। अगर रिपोर्ट की समीक्षा के बाद उन्हें रेफर नहीं किया गया तो शुक्रवार को लालू प्रसाद को मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद उनकी रिपोर्ट जेल प्रबंधन को भेजी जाएगी। उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी उपेंद्र, जिस टीम का गठन किया जा रहा है ताकि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जांच हो और किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि क्या उन्हें एम्स भेजा जा सकता है, क्या उस स्थिति में लालू पहुंच चुके हैं कि उन्हें एम्स की तरफ बढ़ाया जाए, इस पर आज फैसला होना है। डॉक्टरों की टीम में कौन कौन से डॉक्टर हैं, किन किन विभाग के डॉक्टर हैं और लालू की सेहत से जुड़ी क्या अपडेट है? लालू प्रसाद रिम्स में भर्ती हैं और 15 से ज्यादा जो गंभीर बीमारी है वो उससे जूझ रहे हैं लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद के चिकित्सक जिनको कोर्ट ने नियुक्त किया है, डॉक्टर उमेश प्रसाद, उन्होंने चिंता जताई पिछले दिनों जो जांच रिपोर्ट आया उसमें। उसके बाद उन्होंने एक आग्रह किया था कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। ये एक बृहद मेडिकल बोर्ड है विवेक, आपको बताऊं, क्योंकि 5 जो डॉक्टर होते हैं मेडिसिन, सर्जरी, आई के अलावा, और
अलग अलग कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी के डॉक्टर के साथ साथ मनोरोग विभाग के भी डॉक्टरों को इसमें रखा गया है। 8 सदस्यीय एचओडी की एक बड़ी टीम है जो आज जो मेडिकल बोर्ड जब बैठेगी एक साथ, तो लालू प्रसाद का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चला है पिछले दिनों और जो रिपोर्ट आए हैं उसकी गहन पड़ताल होगी। और उसके बाद अगर लगेगा मेडिकल बोर्ड को कि लालू प्रसाद का फिर से एक जांच करनी है, तो फिर कल पेइंग वार्ड में जाकर लालू प्रसाद की अलग अलग डॉक्टर जांच करेंगे। उसके बाद रिम्स प्रबंधन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और जो जेल प्रबंधन को जाएगा और फिर न्यायालय को जाएगा। उसके बाद फैसला होगा कि लालू प्रसाद को एम्स भेजा जाएगा या नहीं। जी विवेक, ये विभाग अध्यक्ष की बात आपने की, लेकिन कुछ दिनों पहले दो डॉक्टरों के दो अलग अलग बयान सामने आए थे, जिसमें यह कहा गया कि एक ने कहा कि लालू प्रसाद ठीक हैं और एक ने कहा कि उनकी बिगड़ती सेहत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और वो लोग हैरान हैं। तो आज ये दो जो बयान थे, उसके बाद आज जो बोर्ड बैठेगी, तो क्या उस बोर्ड की बैठक में क्या वे डॉक्टर भी रहेंगे जिन्होंने उस समय मुहर लगाई थी कि लालू प्रसाद स्वस्थ हैं? देखिए, लालू प्रसाद कोर्ट के आदेश से जिस डॉक्टर के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो मेडिसिन विभाग के सीनियर सेकंड हेड हैं डॉक्टर उमेश प्रसाद। उनके जूनियर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर डीके झा हैं जो समय समय पर लालू प्रसाद की ट्रीटमेंट करते हैं। दोनों डॉक्टरों की जो रिपोर्ट थी पहले, उसमें कुछ असमानता दिखी थी। ऐसा बिल्कुल हो सकता है जब दो डॉक्टर का अपना अपना ओपिनियन होता है तो उनके ओपिनियन में कुछ बदलाव या फिर कुछ फेरबदल होते हैं। लेकिन आज जब मेडिकल बोर्ड बैठेंगे तो उसमें डॉक्टर जेके मिश्रा जो मेडिसिन के एचओडी हैं वो बोर्ड में है और डॉक्टर जेके मिश्रा रहेंगे। डॉक्टर उमेश प्रसाद उस बोर्ड में इसलिए रहेंगे क्योंकि उनके यूनिट में लालू प्रसाद का इलाज हो रहा है, तो जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर उमेश प्रसाद उस बोर्ड में रहेंगे। चलिए उपेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। क्या महिलाओं के लिए 50 लाख तक की संपत्ति की 1 रुपए में रजिस्ट्री योजना बंद होने वाली है? पिछले दिनों हेमंत सरकार ने रघुवर सरकार की कई योजनाओं की समीक्षा और बंद करने के संकेत दिए हैं और इसके बाद महिलाओं में 1 रुपए में रजिस्ट्री कराने की होड़ मची है। झारखंड में सरकार बदलने के बाद जब से ये हवा चली है कि महिलाओं के लिए 1 रुपए में रजिस्ट्री की योजना बंद होने वाली है। जमशेदपुर निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री के लिए भीड़ बढ़ गई है। लोग समय रहते ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ उठाने में लग गए हैं। अभी ये योजना की वजह से थोड़ा हमारे नाम से भी कुछ है, ऐसे हमको मैंने होता है कि हमारे भी कुछ है, इसलिए ये नहीं बंद होना चाहिए, जरूर रहना चाहिए, बंद नहीं होना है। पत्नी को ये तोहफा देने जा रहा हूँ। मेरी 7 मार्च को मैरिज एनिवर्सरी है। आज ये 1 रुपये की रजिस्ट्री कराकर मैं अपनी पत्नी को एक तोहफा भी देने जा रहा हूँ। फिलहाल 1 रुपए में 50 लाख तक की जमीन की रजिस्ट्री योजना बंद करने की कोई आधिकारिक बातें नहीं हुई हैं। लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते में जहां प्रतिदिन औसतन 20 रजिस्ट्री हो रही थी, वहीं दूसरे हफ्ते में बढ़कर हर रोज 25 और तीसरे हफ्ते में तो 20 फरवरी को सबसे ज्यादा 66 रजिस्ट्री के साथ औसतन 38 तक जा पहुंची। रही बात राजस्व के नुकसान की दलील की, तो इसका भी लोग उपाय सुझाने में लगे हैं कि महिलाओं की रजिस्ट्री बंद करने के बजाय जिसको लीजिए की रजिस्ट्री चालू कर दें, जिससे सरकार को करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का राजस्व प्राप्त 1 ही 2 महीनों में हो जाएगा। और जो आदमी बाहर जाके पावर कराते हैं या विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बनाते हैं, उससे भी आदमी को मुक्ति मिलेगी, सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। तो सिर्फ कयासों पर मची आपाधापी में जमशेदपुर में फरवरी में ही 562 महिलाओं ने रजिस्ट्री करवाया और योजना का लाभ उठाने के बहाने ही सही महिलाओं को भी अपने घर और समाज में कुछ होने का एहसास हो रहा है। लिहाजा योजना बंद नहीं कराने की मांग उठने लगी है। अन्य अमृता, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। साहिबगंज में पत्थर खनन का काम लोगों की जिंदगी पर किस तरह भारी पड़ रहा है, इसके लिए ये रिपोर्ट देखिए और आप बखूबी समझेंगे कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तेज रफ्तार से दौड़ती ये मशीनें, चारों तरफ धुएं का गुबार, दम घोटू काला जहर, और फिर जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ती और भागती जा रही है। साहिबगंज का ये इलाका लोगों को रोजगार तो देता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए उम्र को इन पत्थरों की तरह टुकड़े टुकड़े कर देता है। दर्द को महसूस करने के लिए सिर्फ इनके चेहरों को देख लीजिए और बाकी जो बचा सो सुन लीजिए। बहुत दिन तक हो रहा परेशान। क्या मतलब गर्दा सब बोला मुंह में घुसता है गर्दा। तो बीमारी में होता है? बीमारी नहीं घुसेगा, मुंह से गोल गोल निकलता है। फेफड़ा में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो पता लग जाए तो बीमारी फैलेगा।
ये बीमारी फैलने की वजह से आदमी मर जाता है, दवाई कराने का उतना पैसा कहाँ पाएगा। फेफड़ा का बीमारी हो सकता है, आँख का बीमारी हो सकता है, आँख में कंजक्टिवाइटिस और बहुत सारे आँख का बीमारी, साथ साथ शरीर का ऐसा ऐसा बीमारी जो कि सांस से ही होता है और दूरकर्म के द्वारा हो सकता है। पत्थरों को तोड़कर क्रशर संचालक मालामाल हो रहे हैं। प्रदूषण से आसपास के लोगों का जीना मुहाल है और नियम कानून को ताक पर रखकर लोगों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ जारी है। और खनन पदाधिकारी स्वास्थ्य जांच की बात कहे अपने दायित्वों की इति श्रीमान लेते हैं, जबकि डीडीसी साहब को कमी कहाँ है पता है, लेकिन उसे दूर करने की अपनी मजबूरी बताने से नहीं चूकते। उन के लिए भी हम लोग एकदम तत्पर हैं। कल भी अनुमंडल पदाधिकारी और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से जांच कर सभी गाड़ियों को जांच की गई है। जो तिरपाल नहीं ढक रहे उनको दोनों जुर्माना के अलावे अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अभी बहुत ज़्यादा काम इसमें नहीं हुआ है। हमने इधर समीक्षा किया है, उसमें 20 करोड़ के आसपास योजनाएं राशि प्राप्त थी। जरूरत है खनन नियमों के साथ इन व्यवसायों को चलाने की, ताकि लोगों की जिंदगी लंबी भी हो और सुरक्षित। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। जमशेदजी टाटा की 181वीं जयंती पर 3 मार्च को लोहनगरी में अनोखी लाइटिंग देखने को मिलेगी और इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। लोहनगरी में ये तैयारियां जमशेदजी नशरवान जी टाटा की जयंती को लेकर है। संस्थापक दिवस के तौर पर 3 मार्च को पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। ऐसे में जुबली पार्क से लेकर तमाम पार्कों, गोलंबरों और अन्य प्रमुख स्थलों पर खास लाइटिंग डेकोरेशन किया जाएगा, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। 100 साल से हो रही है और बहुत अच्छे लगते हैं। चारों तरफ इसके यहाँ के लाइटिंग वगैरह जो भी रहते हैं। और आपका जुबली पार्क में नहीं, आपका चारों जमशेदपुर के जो पार्क है सब में सजावट बनाई रहती है। फिर भी हम लोग को बहुत इंतजार रहता है कि यहाँ पर जो सजावट होती है देखने के लिए, हर साल कुछ नया मिलता है देखने के लिए। और हम लोग जैसे बाहर भी रहते थे ना पहले, तो वहाँ से भी हम लोग आते थे देखने के लिए पापा के साथ जब छोटे छोटे थे। इस बार 181वीं जयंती पर टाटा कंपनी की 100 सालों की उपलब्धियों और शहर की कहानी भी लाइटिंग के जरिए दिखाई जाएगी। साथ ही ट्रैफिक जागरूकता और स्वच्छता पर भी जोर रहेगा। लाइटिंग के माध्यम से हम ये मैसेज हमारे नागरिकों को देना चाहेंगे। तो बेसिकली 100 सालों का शहर हमारा जो है, उसको आगे 100 सालों तक हम किस तरीके से बरकरार रख सकते हैं, ये हमारा मैसेज रहेगा इस फाउंडर्स डे के लिए। संस्थापक दिवस के मौके पर यहाँ के लोगों को झारखंड के पहले एम्यूजमेंट वाटर पार्क की सौगात भी मिलेगी। हम लोग मतलब एक नया तोहफा देने जा रहा है जमशेदपुर के लोगों के लिए। वाटर पार्क का हम लोगों का इस साल हम लोग वेब पुल बना रहे हैं, जो कि अभी कुछ दिन में ही बन के तैयार हो जाएगा। लाइटिंग डेकोरेशन का उद्घाटन 2 मार्च को खुद कंपनी के चेयरमैन रतन टाटा करेंगे, जिसके बाद पार्कों को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 3 मार्च से लेकर 6 मार्च तक इन 3 दिवसीय विद्युत सजा देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग जो है वो जमशेदपुर शहर पहुंचते हैं और विद्युत सजा का आनंद लेते हैं। सुरक्षा की बात करें तो टाटा कंपनी के साथ साथ जिला प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम किए रखता है और 160 सीसीटीवी कैमरे पूरे जुबली पार्क में लगाए जाते हैं, जिससे यहाँ आए लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गर्मी में झारखंड में पानी की किल्लत को दूर करने की क्या योजना है? इस पेयजल और स्वच्छता को लेकर हेमंत सरकार का प्लान क्या है? जानने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री से खास बातचीत की न्यूज़ 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के पेयजल और स्वच्छता के मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मिथिलेश जी। धन्यवाद। मिथिलेश जी, सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं, नए झारखंड की बात कर रहे हैं। आप लोगों की सरकार बनी है, ऐसे में लोगों की उम्मीदें काफ़ी हैं। इन उम्मीदों में नए झारखंड का जो सपना लोग देख रहे हैं, उसमें किस तरीके से आपका जो मंत्रालय है उस पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, हमारा ही मंत्रालय नहीं, लगभग सभी मंत्रालय और बहुत सोच समझकर हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपनी टीम बनाई है और सभी मंत्रियों को बहुत सोच समझकर विभाग भी सौंपे गए हैं और सभी विभाग
के मंत्री अपने अपने कार्यक्षेत्र में पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं और उसमें हमारा विभाग भी आता है, पेयजल स्वच्छता भी। और मैंने कार्यभार संभालते ही पूरे झारखंड राज्य का दौरा मैंने शुरू कर दिया है और सभी प्रमंडलों में बैठक करके मैं अपने अभियंताओं को, अधिकारियों को कड़े निर्देश दे रहा हूँ कि आज तक जो होता आया अब उसे भूल जाएं। अब सिर्फ रूटीन वर्क से काम नहीं चलेगा, अब आपको अपनी जिम्मेदारी, इस राज्य के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा, इस राज्य की जनता के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा और एक जिम्मेदारी पूर्ण आपको रवैया अख्तियार करना होगा। तभी आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी कुछ ही दिन बाद अब गर्मी आने वाली है, ऐसे में आपके पास जो मंत्रालय है पेयजल और स्वच्छता का, पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, तो जिम्मेदारी बड़ी है। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं और कैसे इसको मतलब लोगों को पीने का पानी मिले, हर 3.25 करोड़ जो झारखंडी हैं सबको वो पानी मिले, इसके लिए क्या व्यवस्था की तरफ मैंने कहा ना आपको कि मैं पूरे सभी प्रमंडलों का दौरा कर रहा हूं और सभी जगह मैं सब विभाग की समीक्षा कर रहा हूं, जिले के अधिकारियों से, जिलाधिकारी से, सारे लोगों से संपर्क में हूं और विभाग के जो भी हमारे चीफ इंजीनियर स्तर के जो प्रमंडल में हमारे पदाधिकारी, इंजीनियर्स हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, ये सारे लोगों को मैंने निर्देश दिए हैं कि आप जल्द से जल्द, गर्मी की दस्तक बढ़ गई है, आप जल्द से जल्द कार्य योजना बनाकर और ये सुनिश्चित करें कि कहीं से भी एक शिकायत भी आएगी कि हाँ इस शहर में, इस गांव में पीने की पानी की किल्लत है, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप कार्य योजना बनाएं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने हटिया डैम का भी दौरा किया है। हटिया डैम का वहाँ पर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, हटिया डैम, सारे का निरीक्षण मैंने किया और वहाँ भी निर्देश दिया है कि आप सभी डिवीज़न, जो रुक्का हो गया या हटिया हो गया, कांके हो गया, ये सारे लोग, सारे अभियंता और नगर निगम के साथ एक समन्वय बनाकर और एक बैठक करके और ये सुनिश्चित करें कि कहीं से भी ये शिकायत ना हो कि यहाँ पानी, पीने की पानी की किल्लत है। पीने की पानी की किल्लत है। डैम की आपने बात की, तो डैम जो भी बड़े बड़े डैम थे झारखंड के, या फिर अब आबादी बढ़ रही है लेकिन डैमों की संख्या नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से क्राइसिस हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नीचे जो चट्टाने हैं उसकी वजह से, जो डैम की अगर बात करें तो डैम की सफाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से भी पानी की समस्या है बहुत अधिक। देखिए ये बात है, अब हमारी सरकार आई है और हम आज तक जो होता है उसको भूलकर हम आगे की कार्य योजना, दूरगामी जिसका परिणाम हो, आज भी मैंने कहा है कि ऐसी योजना बने कि आने वाले 20 साल 25 साल के बाद जो स्थिति पैदा हो उससे निपटने की हमने, तो आज अभी हमें अभियंताओं ने बताया है कि गुमला से बड़ी पाइपलाइन योजना से पानी लाई जा सकती है और एक हमारा यहाँ पे एक और डैम है पास में, वहाँ से भी पानी लाया जा सकता है। बहुत सारी संभावनाएं हैं और सभी संभावनाओं पर हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं। हम आगे की, अभी 1-2 साल की बात छोड़ दीजिए, मैं आगे 20 साल की योजना पर मैंने कार्य करने का निर्देश दिया है अपने अधिकारियों को, अभियंताओं को। शहरी इलाकों की में तो ठीक है, आप डैम से और कह रहे पाइपलाइन से पानी का सप्लाई करके आप, अच्छी बात है कि आप उसको करेंगे, लेकिन ग्रामीण इलाके में अभी भी समस्या काफ़ी जटिल है। लोग चूहों से पानी पी रहे हैं, कुएं की स्थिति बहुत ख़राब है, चापानल की जो स्थिति की बात करते हैं उसकी स्थिति भी खराब है। तो उस दिशा में कैसे हर जल को, हर घर को जल मिले, इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए, हर घर को जल मिले, इसके लिए योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बड़ी योजनाएं, जिसमें कि आधी भागीदारी की बात है। मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें भी, आप जब आपने पूछा है तो मैं बताता हूं कि योजनाएं कभी कही जाती है कि केंद्र की योजनाएं हैं बहुत सारी, लेकिन राज्य क्या उसमें आधी भागीदारी राज्य की होती है और कामोवेश राज्य में, झारखंड में तो इससे और उलट स्थिति है। हमारा जो टोपोग्राफी है, हमारा जो जोग्राफिकल जो हमारा यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें एक घर में पानी पहुँचाने का ये लक्ष्य मैंने तय किया गया है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 47,000 और यहाँ पे 60,000 आता है एक घर में पानी पहुँचाने का खर्च, और 47 का 50% बेयर कर रही है केंद्र सरकार और बाकी का पूरा तो 65-35 का रेशियो आ जा रहा है। और ये योजना है
और हमारी सरकार पूरी तरह से तत्पर है कि घर घर 2024 तक टैप वाटर पहुंचाया जाए। और जब तक टैप वाटर पहुंचाने का काम पूरा नहीं होता है तब तक हम जितने भी हमारे ट्यूबवेल्स हैं और भी जो स्रोत हैं, कुएं हैं, उनको सुधारने का काम हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री को भी कहा है कि जब तक हमारा 2-3 साल से सरकार ने बंद कर दिया था, नए ट्यूबवेल का निर्माण बंद करवा दिया था, तो मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आने वाले अब जो बजट आ रहा है उसमें नए ट्यूबवेल का प्रावधान करवाया जाए और रिपेयरिंग का भी जो पूरी तरह से हमारे विभाग से पुराने चापाकल जो 1000, 2000, 3000 में जो बन जाते उनको भी बंद कर दिया गया था, तो उन सारे को फिर से मैंने चालू करवाने की बात कही है माननीय मुख्यमंत्री से। उन्होंने मुख्यमंत्री ने बड़ा सहानुभूतिपूर्वक बहुत गंभीरता से मेरी बात को सुना है और मुझे आश्वासन दिया गया है कि ज़रूर झारखंड की जनता को पीने की पानी की किल्लत ना हो, उस पर वो बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। ये अच्छी बात है कि आपके पास शहर के लिए अलग से प्लान है तो गांव के लिए भी प्लान है, लेकिन साथ में क्योंकि झारखंड में बारिश का जो पानी है वो बहुत अधिक बर्बाद हो जाता है, अगर उसको रोक लिया जाए तो फिर जो भू जल का स्तर है वो ऊपर आ जाएगा, जिससे ये समस्या का समाधान निकल सकता है। क्या इस दिशा में भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि जो नए झारखंड की हम बात कर रहे हैं उसमें किसी को भी पीने की समस्या ना हो? पानी हमारी जो योजनाएं होगी ठोस होंगी, हम डोभा निर्माण नहीं करेंगे, हम ठोस योजना पर काम करेंगे। अभी हमने इसी महीने कार्यभार संभाला है और उस पर भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होगा कि कैसे स्टोरेज पानी का हो और पानी का लेयर कैसे बना रहे, इस पर अपने अधिकारियों से हम बात करेंगे और इस पर एक अच्छी कार्य योजना बनाकर हम आगे का काम करेंगे। ये तो पेयजल की बात रही। आपके पास एक दूसरा भी मंत्रालय है, साथ में डिपार्टमेंट है स्वच्छता का। स्वच्छता झारखंड में बहुत ज़्यादा, क्योंकि झारखंड एक प्राकृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध राज्य है, तो यहाँ पर स्वच्छता वैसे ही कहा जाता है कि जल जंगल और ज़मीन में स्वच्छ है काफ़ी। तो इसमें किस तरीके से और अधिक आप इस स्वच्छता जो अभी है उसको बरकरार रखते हुए और अधिक स्वच्छ बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए, स्वच्छता में अभी हमारे विभाग में एक काम चल रहा है शौचालयों का, लेकिन उसमें स्थिति काफ़ी मुझे बहुत अभी प्रथम दृष्टया तो मुझे स्थिति काफ़ी गड़बड़ लग रही है कि जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो आंकड़े कागजी आंकड़े हैं, ज़मीनी काम नहीं हुए हैं। मैंने पदभार ग्रहण करने के दिन ही कहा था कि हम इसकी जांच करवाएंगे। जो खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए हैं बहुत सारे पंचायत, बहुत सारे शहर, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अब ये कार्यप्रणाली नहीं चलेगी। अब अपना तौर तरीका अधिकारियों को, जो भी जिम्मेदार हैं पदाधिकारी, उनको बदलना होगा और ज़मीनी काम करना होगा, क्योंकि शुद्ध पेयजल के साथ स्वच्छता भी अनिवार्य है और इस पर अब पहले की तरह कागजों में पर काम नहीं होगा, अब धरातल पर काम दिखेगा। धन्यवाद। तो मिथिलेश ठाकुर जो कि ये बता रहे हैं कि पहले की तरीके का काम नहीं होगा, अब आगे जो भी काम होगा वो एक सुदृढ़ नीति के तहत काम होगा, जिससे कि आने वाले दिनों में किसी भी झारखंड के निवासी को ये महसूस ना हो कि झारखंड में किसी भी चीज़ की कोई कमी रह गई हो। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, रांची।